जैसे कि तुम लोगों को पिछले क्लास में शुगर इंडस्ट्री के बारे में बताया गया था और हम लोग शुगर को एफआरपी से कनेक्ट किए, एसएफपी से कनेक्ट किए और जो भी मेजर इश्यूज़ है यानी कि जो भी डायनामिक इश्यूज़ है सबको कनेक्ट किया था हमने पिछले मॉड्यूल में। इस मॉड्यूल में हम यही जानेंगे कि रंगराजन कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया था और कहाँ तक बात माना गया है और आगे का क्या है। ओके फाइन। देखो, द मेजर रेगुलेटरी इश्यूज इम्पोज फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। बहुत सारे रंगराजन ने अपने रिकमेंडेशन दिए थे और बहुत सारी चीज़ को फॉलो किया गया, बहुत सारी चीज़ को फॉलो नहीं किया गया। जैसे कैन रिजर्वेशन एरिया, ये अभी भी फॉलो नहीं किया गया है, इस पे बात हो रहा है। क्या है एग्जांपल देखो कि द मेजर रेगुलेटरी इश्यूज दैट आर प्रोहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ शुगर अलॉन्ग विद द रिकमेंडेशन ऑफ द आर एस फॉलोज। जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ सोल्यूशन भी दिया गया है इसमें। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहला इशू है कैन रिजर्वेशन एरिया। क्या होता है कैन रिजर्वेशन एरिया? लेट्स से इस क्लास में दो बच्चे हैं यहाँ पे, किधर रिजर्वेशन मतलब कैन रिजर्वेशन एरिया। देखो, एक एरिया रिजर्वेशन है, एक एरिया रिजर्व है। इस एरिया का जो जैसे मान लो कि नीतीश का एरिया है तो नीतीश खाली मिल ए को ही बेच सकता है। ये एरिया रिजर्व है तो ये जो कोमल है, यहाँ से कोमल फार्मर है तो कोमल वाई को ही बेच सकता है। यदि कोई एक्स वाला बोले कोमल को, जो नीति से पहले अलॉटेड है, एक्स वाला बोले कोमल को कि बाबू तुम एक काम करो, हमको देना, हम महंगा दाम में भी देंगे तुमको, तो इसको बहुत फ़ायदा होता है यदि उसको देता ए मिल को। मैं ये इजाज़त नहीं मिलता है इसको, यानी कि बहुत बड़ा बैकड्रॉप है ये, बहुत बड़ा तुम्हारा लूपहोल्स है ये सिस्टम में। दैट इज़ अ कैन रिजर्वेशन एरिया। और इसके लिए रंगराजन ने बोले कि इस तरह का सिस्टम ख़त्म करिए, कंपटीशन लाइए, जिसको जहाँ देना है वो दे और ताकि पैसा कमाए। आफ्टर ऑल हमारा मोटो क्या है कि फार्मर्स को बेनिफिट पहुँचे। देखो, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था पहले देखो, गवर्नमेंट हैज़ स्पेसिफाइड अ कैन रिजर्वेशन एरिया अंडर विच फार्मर हैज़ टू सेल देयर प्रोड्यूस टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल। समझ गए? एंड मिल ओनर हैज़ टू बाय द शुगर कैन फ्रॉम द पर्टिकुलर फार्मर्स ओनली। समझ में आया ना? पर्टिकुलर फार्मर से ही मिल खरीद सकता है, पर्टिकुलर मिल रिजर्व कर दिया गया कि 10 फार्मर्स आपके पास ही जाएगा देने के लिए, तो यानी कि उस मिल का मोनोपोली भी हो जाएगा, बाकी जगह नहीं जा सकता है वो। बात समझे? नंबर 1, तो इससे बार्गेनिंग पावर घट गया, उसको बेटर प्राइस नहीं मिल पाया। हो सकता है कि मिल ए बोले दूसरे वाले फार्मर्स को कि भाई तुम्हारा तो सुक्रोज बहुत अच्छा है, तुम हमको दे दो, मैं ये तो नहीं दे पाएगा इसको। देखो यहाँ यही एग्जांपल दिया कि सपोज मान लो कि 2 फार्मर्स है, राम और चंद्रन, और 2 मिल है, मिल ए एंड मिल बी, लेट्स से। तो कैन रिजर्वेशन एरिया, कैन रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से राम को अपना जो सामान है, प्रोड्यूस है, शुगर कैन है या कैन है, वो मिल ए को ही बेचना होगा और चंद्र को मिल बी को बेचना होगा। तो यहाँ पे मोनोपोली हो गया मिल ए और मिल बी को। देखो, इस सिचुएशन में इफ़ राम ने बेटर क्वालिटी ऑफ शुगर कैन बनाया और यदि मिल बी चाहता है कि हम हायर प्राइस दे और उसका प्रोड्यूस ले ले, तो फिर भी नहीं ले सकता है। ही इज़ फोर्स टू सेल ओनली मिल ए, और मिल ए पे ही बिकेगा, उसका मिल बी पे नहीं आ सकता, जबकि मिल बी ज़्यादा बेटर प्राइस दे रहा है। तो इसका मतलब क्या कि ये पूरी तरीके से कंपटीशन को किल कर देता है। एक बोलते हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, एक कंपटीशन होना चाहिए, बेस्ट कंपटीशन, वो ये मिसिंग हो जाता है। द मिल ओनर हैज़ टू डिपेंड, अब मिल ओनर को डिपेंड होना है उसी फार्मर से, उसी कैन रिजर्वेशन एरिया से अपने कैंस के लिए। और मान लो कि लो प्रोडक्शन शुगर कैन का हुआ एक रिजर्वेशन एरिया में, तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा मिल के पास और वो लॉस करेगा। मान लो कि उसका हाई डिमांड है मगर फार्मर बहुत कम कैन दे रहा है उसको, तो उसको लॉस में चलना पड़ेगा। तो दैट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग मेथोडोलॉजी, ये बहुत गलत तरीका है। तो रंगराजन ने इस पर क्या सोल्यूशन दिया है? तो कहते हैं कि स्टेट शुड इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ मार्केट बेस्ड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट होना चाहिए। मार्केट बेस्ड होना चाहिए, सप्लाइड और डिमांड के बेसिस पे आपके कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। फार्मर्स को पूरा इजाज़त होना चाहिए कि वो मिल बी के पास भी जा सकता है, मिल सी के पास भी जा सकता है। और इस तरह का जो कैन रिजर्वेशन जो एरिया है उसको आप फेज वाइड ख़त्म करो, ये गलत है, ये इनोवेशन को किल करता है, फार्मर की इनोवेशन को भी किल करता है, साथ साथ ये शुगर कैन वाला जो मिल्स है उसको भी किल करता है। बात समझे ना? ये वेरी वेरी बैड थिंग। ये सब समस्या है शुगर कैन इंडस्ट्री में। दूसरा समस्या देखो कि मिनिमम डिस्टेंस क्राइटेरिया। अब मिनिमम डिस्टेंस क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि लेमैन टर्म में समझो कि हमारा 15 किलोमीटर का दायरा, 15 किलोमीटर के दायरा में एक ही कोई मिल हो सकता है। इसका मतलब जो भी बेचेगा उसी को अट्रैक्ट करेगा वो, एंड व्हाट एवर अदर, यानी कि आपको फार्मर्स को उसको ही बेचना है 15 किलोमीटर के रेंज में, एक ही मिल होगा। ये भी बहुत गलत है सोच। सेकेंड इशू देखो, मिनिमम डिस्टेंस क्राइटेरिया क्या है देखो,
ताकि हमारा डिसेंट सप्लाई ऑफ शुगर कैन ईच मिल को पहुंच पाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रिस्क्राइब किया था कि मिनिमल रेडियल डिस्टेंस 15 किलोमीटर पे होना चाहिए। 2 शुगर मिल्स के बीच में गैप कम 15 किलोमीटर का होना चाहिए। आई मीन 15 किलोमीटर का रेंज में एक शुगर कैन मिल ऑपरेट करेगा, जितने ही फार्मर्स होंगे वहीं पहुँचेंगे। तो देखो मैं ये क्राइटेरिया तो मोनोपोली कर देगा मिल ओनर का, कि उसको ही बेचना होगा। जैसे तुम्हारा बेस्ट एग्जांपल एपीएमसी मंडी देखो, बात समझे ना। तो ये भी फार्मर का यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगा। पॉइंट 2 देख सकते हो। उसके बाद तुम देखोगे कि यहाँ 3 होगा, गलती से 4 लिख दिया गया है। इस तरह का रेगुलेशन जो है इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट, अब इंटरप्रेन्योर कैसे करेगा? ये इंटरप्रेन्योर को तो पूरा फ्री मार्केट चाहिए, तब जाकर कोल्ड स्टोरेज सिस्टम लाएगा, बाकी लिंकेज लाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लाएगा। वो तो नहीं लाएगा, बोलेगा तो पहले तो फिक्स है। तो इसलिए इनोवेशन नहीं हो पाएगा, इंटरप्रेन्योरशिप नहीं पनप पाएगा वहाँ पे। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस क्राइटेरिया है, एक्चुअली ये तुम्हारा केन रिजर्वेशन एरिया के साथ है, पैरेलल चला। वो एक बहुत बड़ा समस्या, ये भी एक बड़ा समस्या, दोनों समस्या पैरेलल चल रहे हैं और ये गो हैंड इन हैंड चल, वही एक साथ चल रहा है। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस पर रंगराजन का क्या रिकमेंडेशन है उनका? देखो ये कहते हैं कि यदि हमको कंपटीशन बढ़ाना है और बेटर प्राइस फार्मर्स को देना है, तो कमेटी ने कहा कि एमडी जो आपका मिनिमम डिस्टेंस क्राइटेरिया है, दैट इज एमडीसी, उसको खत्म करिए, ड्रॉप करिए, मस्ट बी ड्रॉप्ड। दूसरा क्या है कि रिमूविंग द रेगुलेशन विल इंश्योर, इससे क्या होगा कि बेटर प्राइस मिल पाएगा फार्मर्स को, ठीक है, और अच्छे से तुम्हारा ऑन टाइम पेमेंट हो पाएगा फार्मर्स का। तो इस तरह का ये एमडीसी या इससे पहले जो तुम्हारा केन रिजर्वेशन एरिया है, इसको खत्म करना होगा। रंगराजन का बहुत सारा चीज़ माना गया है। आगे देखो, तीसरा देखो रेशनलाइजेशन ऑफ केन प्राइसिंग पॉलिसी, इसको भी करना होगा। ये क्या चीज़ है? देखो अभी देखो गवर्नमेंट डायरेक्ट बोल देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हम एमएसपी देंगे, दैट इज योर फेयर एंड न्यूमेटिव प्राइस। स्टेट का अपना ही बात है, बोलता है एसएपी देता है। हमने इससे पहले उत्तर प्रदेश का भी 17-18 का हमने फाइनेंशियल ईयर का देखा था। तो बोला कि भाई ये सब मत करो ना, ये सब करोगे तो बैगेज हो जाता है, आप मार्केट के साथ लिंक कर दो। तो वही कह रहा है कि आपको रेशनलाइजेशन करने होंगे। जो केन प्राइसिंग पॉलिसी है जो फिक्स किया जा रहा है भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा, इसको रेशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है, इसको मार्केट के टर्म्स में जोड़ने की ज़रूरत है। अदरवाइज शुगर गलत हो जा रहा है, ये भी हम देख रहे हैं रिसेंट टाइम में। तो वही बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिक्लेयर करता है लीगल मिनिमम प्राइस, जिसको हम एफआरपी कहते हैं, या स्टेट के पास जो तुम्हारा एसएपी रहता है, इस तरह का आर्बिट्री फिक्सेशन करना बिना कोई स्टेक होल्डर को लिए हुए, ये बहुत खतरनाक चीज़ है फार्मर्स और मिल्स दोनों के लिए। क्योंकि फार्मर्स फिर उसी तरह का प्रैक्टिस करेगा, वाटर गैदरिंग क्रॉप्स, अपना सोइल फर्टिलिटी खत्म कर लेगा। तो फार्मर का भी नुकसान तो है, फार्मर को समझ में नहीं आ रहा, नुकसान तो है उसको। अब मिल का तो नुकसान है ही, क्योंकि एक केजी में मिल का 6 रुपया से 7 रुपया नुकसान हो रहा है। हमने 17-18 का आंकड़ा दिखाया था ही तुम्हारा पिछले मॉड्यूल में, समझ रहे हो ना बात को। तो इस तरह को रेशनलाइज वो करना होगा। देखो इस पर और क्या है, ये सोल्यूशन क्या दिया है यहाँ पे रंगराजन ने? ये बोले कि स्टेट शैल नॉट डिक्लेयर देयर ओन एसएपी, नहीं करना चाहिए स्टेट को। मगर स्टेट जानबूझ करता है तुम्हारा, क्योंकि फार्मर्स एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है हमारा। भले ही जीडीपी में कम कंट्रीब्यूट करे, मगर पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। समझ रहे हो ना बात को? तब क्यों इलेक्शन जब उत्तर प्रदेश में जीत के आते हैं तो लोन वेवर हो जाता है, बात समझो ना। द प्राइजिंग शैल बी डन ऑन द बेस ऑफ साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक वाइबल प्रिंसिपल। बोला कि आप करिए, ठीक है हम मानते हैं कि प्राइस करिए, प्राइस देखिए, मगर एक साइंटिफिक एनालिसिस करने के बाद करिए कि हाँ मार्केट के साथ लिंक करिए उसको और देखिए कि इतना होगा उसका। या फिर आप उसमें जैगरी बना रहे हैं और आप मोलासेस का यूज़ कर रहे हैं, बैगेसेस का यूज़ कर रहे हैं, उसके आधार पर आप इकोनॉमी का टर्म से निकालिए और कहिए कि शुगर कैन का दाम ये होगा, क्योंकि मोलासेस और बैगेसेस में मिलता है, मानते हैं। बात समझे ना? तो कमेटी ने यह भी सजेस्ट किया कि रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। देखो बहुत रेवेन्यू शेयरिंग कोल वाला से भी रिलेटेड है। रेवेन्यू शेयरिंग का मतलब क्या होता है? मैंने उस क्लास में बताया था तुम लोग को कि एक बार सामान मार्केट में बेच दिए, जितना ही पैसा आया 70% फार्मर्स को दे दिए, 30% रख लिया है। यानी कि कमाई जो हो रहा है उसका जो रेवेन्यू आ रहा है उसको शेयर कर रहे हैं, दैट इज अ रेवेन्यू शेयरिंग। बात समझे ना? तो वही बोला कि ये बोला कि रेवेन्यू शेयर करिए। यदि शुगर कैन सप्लाई चेन सिस्टम में चला गया, यानी कि मार्केट में बिक रहा है, तो 70 और 30 के रेशियो में आप 70% फार्मर्स को दे दीजिए और 30% मिल ओनर्स को दे दीजिए। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा और बेटर रहेगा। ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। दूसरी बात क्या है, आप देखो फोर्थ इशू क्या है, देखो कितना समस्या है शुगर कैन इंडस्ट्री में, समझ में आ रहा है ना? अब है कि लेवी शुगर कैन ऑब्लिगेशन मैकेनिज्म। अब भारत सरकार अब लेवी भी लगा, टैक्स भी लगाती है अलग से। एक तो ऐसे शुगर कैन वाला जो मिल है ऐसे हालत ख़राब है, शुगर मिल का हालत ख़राब है।
अब उसके ऊपर आप लेवी लगाइएगा तो और हालत ख़राब हो जाएगा, उसका ड्यूज पे ड्यूज बढ़ते चला जा रहा है। देखो, एवरी शुगर मिल हैज़ टू सेल 10% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितना भी हुआ है 10% आपका टोटल प्रोड्यूस सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, वो भी मार्केट प्राइस से नीचे, उसको अलग से देना पड़ेगा प्रोड्यूस को, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को रखने के लिए। मैं इसको हटा दिया गया था बाद में, ये अभी नहीं है, इस रंगराजन का बात मान के इसको हटा दिया गया है। पहले ऐसा चलता था कि शुगर कैन जो मिल है उसको 10% जितना भी फार्मर्स दिया है, कलेक्ट हुआ है, उसका 10% क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा प्रोक्योरमेंट के तौर पे, अब वो भी मार्केट प्राइस से लेस। तो देखो क्या हुआ, तो रंगराजन ने क्या बोला था कि इस तरह का जो लेवी है इसको एबोलिश तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि ये बर्डन है मिल ओनर के ऊपर, और उसका जो फाइनेंशियल वायबिलिटी, जो कमाने का जो तरीका और ख़त्म हो जाएगा उसका। नंबर 1 पॉइंट, पीडीएस के लिए गवर्नमेंट को, ये पीडीएस के लिए लिया आता था पहले 2013 से पहले, पीडीएस के लिए, ठीक है ना, अभी पीडीएस में नहीं आता है। हाँ, तो ये पीडीएस के लिए गवर्नमेंट डायरेक्टली मार्केट से खरीदे ना, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। काहे मिल ओनर से खरीद रहा है, तो इसलिए लीवर मैकेनिज्म, ये इसलिए ईयर 2013 में इसको एबोलिश कर दिया गया था, रंगराजन का बात मानते हुए। बात समझे ना, ये पहले चल रहा था। तो हमने कहा है, बार बार कहा है कि ऐसा नहीं, हम रंगराजन के बहुत सारे रिकमेंडेशन को हमने माना है। अब देखो 5वां इशू जो है तुम्हारा ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड, द वेरी रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन था उस समय। आप देखो, ठीक, रंगराजन का माना गया है बात, उस समय इंपोर्ट पे दिक्कत था, एक्सपोर्ट पे दिक्कत था, बहुत तरह तरह का रिस्ट्रिक्शन था। एग्जाम्पल देखो, अब बताओ, इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 17% वर्ल्ड शुगर प्रोडक्शन को वर्ल्ड में, बट हमारा एक्सपोर्ट बहुत लिमिटेड है, 4% है तुम्हारा वर्ल्ड के ग्लोबल वर्ल्ड मार्केट में, मात्र 4%। तो देखो रंगराजन ने क्या बोला कि मार्केट कंट्रोल छोड़ दीजिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मार्केट डिसाइड करें। तो अभी देखो भारत सरकार एक्सपोर्ट इंसेंटिव देती है कि नहीं देती है, जिस पर WTO पे बात होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस रंगराजन कमेटी ये एक्सपोर्ट पॉलिसी और फेवरेबल बना दिया गया है। समझ गए बात को। देखो 6ठा इशू क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन ट्रेडिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है बाय, क्योंकि शुगर कैन से बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, बैगेसेस हो गया, मोलेसेस हो गया, हर समय बात होता है क्लास में। आज देख लो, फिगर समझ में आ जाए क्या होता है। देखो, तो गवर्नमेंट ने बोला कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेगुलेशंस लगा दिए बाय प्रोडक्ट पे, तो इससे रेवेन्यू जनरेशन दोनों को नुकसान होता है, फार्मर्स और मिल ओनर दोनों को। क्योंकि यदि खाली शुगर नहीं हो रहा है, तो शुगर की जगह तुम्हारा वो भी जा रहा है, भूसा वाला चीज़ भी आ रहा है, बैगेसेस भी आ रहा है, मोलेसेस भी आ रहा है, तो उसमें भी जो कमाई होगा तो उसको भी आप उसका भी आनंद उठाओ, और उस पर आप रिस्ट्रिक्शन लगा दिया भारत सरकार, तो प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो एग्जांपल देखो, बाय प्रोडक्ट क्या हो सकता है, बैगेस हो सकता है। बैगेस आपका पेपर इंडस्ट्री में काम आता है, बहुत भयानक काम आता है, पूरा उड़ा जो होता है तुम्हारा बैगेसेस, मतलब जो तुम कर रहे हो बताए थे। मोलेसेस देखो, मोलेसेस वहाँ पे दिया थीन ब्राउनी कलर, ये तुम्हारा लिक्विड बन जाता है, थिक लिक्विड है, ये हम इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, हमने बोला ही था, ठीक है। रम प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में भी मोलासेस का यूज़ होता है। एक प्रेस मड भी होता है जहाँ पे हम शुगर कैन जूस को रेसिड्यू जो होता है निकलता है, उसको यूज़ करते हैं। ये बैगेसेस हो, मोलासेस हो, प्रेस मड हो, ये सब बाय प्रोडक्ट के तौर पे काम आता है। तो सोल्यूशन क्या कर देते हैं यहाँ पर रंगराजन, कमेटी आस्क्स टू रिमूव ऑल द रेगुलेशन, बोला कि बाय प्रोडक्ट पे जो रेगुलेशन है भारत सरकार का सब खत्म कर दीजिए और मार्केट का हवाला कर दीजिए, ताकि शुगर कैन इंडस्ट्री को भी फ़ायदा हो एज वेल एज फार्मर को भी फ़ायदा हो। तो ठीक है, मान रहे हैं इस पर, हम काम कर रहे हैं इस पर। तो बात समझे, वो मैंने ख़त्म कर दिया। तो शुगर के साथ जितने प्रॉब्लम्स थे आई हैव कवर्ड इट एवरीथिंग। अब हम जाएंगे जूट की तरफ। जूट भी जानना बहुत ज़रूरी है, जूट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और हमने बार बार देखा है इस क्लास में कि MSP जो कैश क्रॉप में जूट ऐसा है जिसको -60% गया है ओवर द पीरियड 7-8 साल में। तो इसलिए भी एक अच्छा टॉपिक हो गया ये जूट का। जूट देखो, सबसे पहले मैं कंडीशनल फॉर जूट कल्टीवेशन, जूट के लिए क्या क्या चाहिए और क्यों वेस्ट बंगाल सबसे फेवरेबल है। तो इसके सभी जो मानदंड है, जो पैरामीटर है, सब वेस्ट बंगाल से मैच कर जाता है, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल से। एक तो बे ऑफ बंगाल है, ह्यूमिडिटी बहुत अच्छा है वहाँ का। देखो टेम्परेचर चाहिए आपको 24 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल मिलेगा आपको वहाँ पे, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, रेनफॉल आपको 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर बिल्कुल मिलेगा आपको, क्योंकि बे ऑफ बंगाल है, मानसून का फैक्टर है आपका। नंबर 2, ज़्यादातर गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन में होता है, क्योंकि पानी चाहिए, इस तरह का डोब वाला रीजन चाहिए, तो बिल्कुल ये दोनों मिलेगा ही मिलेगा। और जो नीचे यदि मैं साउथ करूँ तो साउथ में तुम्हारा आंध्र प्रदेश भी बेस्ट फॉर्म में करा, क्योंकि आंध्र प्रदेश के पास भी अपना अपना रिवर सिस्टम है, बिल्कुल है ना जी, बिल्कुल है। उसमें कृष्णा है, तुम्हारा गोदावरी है, तो क्रॉस करते हुए निकलता है।
उसका बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज है। तो बात करते हैं कि वाई डिड जूट इंडस्ट्री ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, तो क्या रीज़न है कि ये इंडस्ट्री ज़्यादातर हम वेस्ट बंगाल में ही देखते हैं। क्या रीज़न? एक तो हिस्टोरिकल रीज़न है ना। तो देखो रॉ मटेरियल समझो कि 80% जूट तो कलकत्ता में ही तुम्हारा कलकत्ता के रूरल एरियाज़ में इंटरनल में तो वहीं पे हो जाता है। जूट इज़ द ओनली क्रॉप डैट विद स्टैंड, बताओ जूट ही ऐसा है कि जो फ्लड को भी ठीक से झेल लेता है। फ्लडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जूट को। जूट अपना उग रहा है, फ्लडिंग हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, पानी में डूबा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जूट को। नंबर 1 एनर्जी के टर्म्स में देखो कि रानीगंज और झड़िया तुम्हारा जो है कोल माइंस कैन प्रोवाइड द एडुकेट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय दिस। जो इस जूट इंडस्ट्री को जो चाहिए एनर्जी, यानी कोयला चाहिए तब एनर्जी होगा, वो एनर्जी तुमको रानीगंज झारखंड से मिल जाएगा बगल से। तो फेवरेबल कंडीशन तुम्हारा वेस्ट बंगाल जूट इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोल माइन सब पूरा भरा हुआ है, रानीगंज झरिया सब। वाटर देखो, वाटर जहाँ तक सवाल है कि वाटर चाहिए, लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर चाहिए उसके प्रोसेसिंग के लिए, चाहे वॉशिंग हो, ब्लीचिंग हो, रेटिंग हो, बहुत सारा। तो हुगली रिवर बेस्ट क्या हो सकता है? हुगली रिवर पूरा वाटर के लिए पड़ा हुआ है। लेबर देखो, लेबर क्यों ना हो, ये लेबर इंटेंसिव चीज़ है, तो चीप लेबर अवेलेबल है बिहार, उड़ीसा, बंगाल से खुद है, आराम से आ जाएगा। जहाँ तक कैपिटल सवाल हो तो जानते हो कलकत्ता जाना जाता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के लिए, है ना। हमारा तो एक मिंट भी है वहाँ पे, जो पैसा छपता है वहाँ पे एक मिंट है हमारा। तो बात समझे, वो तो भी पुराना इतिहास है कि ब्रिटिश के टाइम में ही ये कैपिटल रहा था, इसलिए जूट मिल्स यहाँ पे आराम से फेवरेबल है वहाँ फ्लरिश करने में। बात समझ में आ रहा है? तो एक रीज़न नहीं होता, अनेक रीज़न होते हैं एक जगह इंडस्ट्री को पनपने में। आगे देख लो तो और चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस है, बहुत सारा चैलेंजेस है। जो प्रोडक्टिविटी है लेबर का वो लो होते चला जा रहा है, यानी कि बहुत सारा लेबर है, काम बहुत कम कर रहा है। बात समझे? लेबर कल्चर, और हम उसके बाद हम लेबर लॉस का बात करते हैं। लेबर लॉस में स्ट्रिंजेंट कंडीशन लगा दी कि इतना इतना लेबर यदि रहेगा उसके अंदर तो आपको अलग से रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, आपको अलाउंसेस देना होगा। तो जूट इंडस्ट्री इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, तो इस तरह का रिस्ट्रिक्शन करोगे तो जूट इंडस्ट्री पे दिक्कत होगा। नंबर 1 पॉइंट। और वेस्ट बंगाल का जो लेफ्टिस्ट लेबर कल्चर चला था वो तो उसमें खाली लेबर का बात होगा, तो लेबर को हाई रखने का बात होगा। जब लेबर को हाई रखोगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगा फिर? और लंबा समय तक 20-25 साल तक राज रहा है लेफ्टिस्ट पार्टी का वहाँ पे। तो जो जूट इंडस्ट्री थे उसको बहुत बड़ा हिंड्रेंस, क्योंकि जब तक आप लेबर को कंट्रोल में नहीं रखोगे तो जूट इंडस्ट्री पनपेगा कैसे? और वहाँ पे लेबर आंदोलन चलवा दिया लेफ्टिस्ट ने। बात समझ में आ रहा है? ये प्रॉब्लम है कि वेस्ट बंगाल का जो लेफ्टिस्ट लेबर कल्चर है वो कंड्यूसिव नहीं है इंडस्ट्री के लिए मॉडर्नाइज करने में, ठीक है, कम्पिटिटिव में, क्योंकि उसको फ्री लेबर चाहिए, सस्ता में उसको लेबर चाहिए। अब देखो वेज रेट्स नीड टू बी लिंक्ड, प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक होना चाहिए कि जितना प्रोडक्टिविटी, अब जितना काम करेगा उस हिसाब से उसको वेज मिलना चाहिए। नए नए तुम्हारे मशीनरी चाहिए उसको, लेबर यूनियन रजिस्ट करता है हर समय कि नहीं पुराना वाला ही चलेगा, क्योंकि इससे आदमी काम करेगा, नया आएगा तो आदमी रिड्यूस हो जाएगा, तो लेबर हर समय लेबर ट्रेड यूनियन जो भी है वो दिक्कत देगा। इसलिए बिजनेस क्या है, डिजायर पेस में नहीं चल पा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उस लेवल पे नहीं आ रहा है। इन्वेस्टमेंट कब होगा? जब एंटरप्रेन्योरशिप को एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगा। अब फेवरेबल कंडीशन के लिए आपके लॉस बहुत फेवरेबल होने चाहिए। लेबर लॉस तो यहाँ पे बहुत जटिल है, समझ रहे हो बात को ना। देखो अब पार्टीशन के बाद हम क्या हुआ, पार्टीशन के बाद हमारा मिल रह गया इंडिया में और जूट प्रोड्यूसिंग एरिया चला गया ईस्ट पाकिस्तान में, तो जान ही रहा है तुम लोग। तो बांग्लादेशी क्या आर यूजिंग मोर मॉडर्न मशीनरी, हमसे ज़्यादा अच्छा मशीनरी यूज़ करा, क्योंकि वहाँ पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है। वाइल वी आर स्टिल हम पुराना ऑब्सोलीट वाला टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेसमैन नॉट नए इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ योर लेबर लॉस। तो बांग्लादेश जूट प्रोडक्ट्स देखो बेटर है, चीपर है इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारा भी तो मार्केट खा ही रहा है। हमने हर समय बोला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितना आगे गया है बांग्लादेश। तो कंपटीशन जो बांग्लादेश के साथ हमारा हो रहा है, इन्जॉय सर्टन एडवांटेज, लाइक वहाँ पे देखो लो पावर टेरिफ है, सस्ता में तुम्हारा पावर मिल जाता है, लेस कॉस्ट ऑफ लेबर है, सब्सिडी सरकार करती है, बेटर क्वालिटी ऑफ जूट है। तो यानी कि ये सब जो भी पैरामीटर है इसकी वजह से बांग्लादेश काफ़ी आगे निकल गया है जूट में, समझ गए ना बात को। तो आप देखो क्या इंडिया के पास नहीं है, तो इंडिया के पास है, और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया इस पर। मैं बताता हूँ तुमको, हमारे पास एक जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट है 1987 का, कि जो भी सामान होगा आप उसमें जूट पैकेजिंग करोगे, जूट से बना हुआ थैला यूज़ करोगे। जैसे कृष्णा भोग आटा, बहुत सारा आटा आता है, देखते हो ना, किसी का राशन दुकान है यहाँ पे तो समझ जाओ तुम लोग, ये बोड़ा में बोड़ा भरा हुआ है, दाल भरा हुआ है, ये भरा हुआ है। तो देखो पहले समझो कि एक्ट में जो 1987 का एक्ट में था उसमें कहा गया था कि 90% कंपलसरी है कि जो फूड ग्रेन्स होगा वो जूट पैकेजिंग में ही होगा, बात समझे। और 20% जो शुगर होगा, शुगर का जो पैकेजिंग होगा मतलब तुम्हारा 20% ऑफ द शुगर इन जूट बैग्स, तो 20% तुम्हारा इसमें होना चाहिए, शुगर में 20% तुम्हारा जूट बैग्स में होने चाहिए। हाँ
इट वॉज कंपल्सरी टू पैक 90% ऑफ द फूड ग्रेन्स। 90% जो फूड ग्रेन्स होगा वो तुम्हारा जूट से होगा, और 20% जो शुगर होगा वो जूट बैग से होगा। बात समझे ना? ये कहा गया था, यानी कि आपका 100 यूनिट्स आपका शुगर हुआ, उसमें 20 यूनिट का तुम शुगर से हो और उसे जूट से होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। मैं इस चीज़ को मोदी जी ने बदल दिया, इस चीज़ को मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। देखो इस पर, तो इनका जो हाल फिलहाल का जो बैठक हुआ था 2-3 साल पहले का, कैबिनेट कमेटी एंड इकोनॉमिक अफेयर्स में जो प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे लीड करते हैं, इन्होंने अप्रूव किया कि 100% फूड ग्रेन्स का पैकेजिंग होना चाहिए जूट से, और 20% ठीक है, वो अर्लियर एज पॉसिबल जो था वही ठीक है। यानी कि हम फूड ग्रेन्स को 90 से 100 ले गए ना, वो भी बड़ी बात है ना। बाकी जितने भी राइस होते सब आता है, उसी में आता है, देख लेना तुम लोग, जूट में ही आता है। तो जो जूट इंडस्ट्री टोटली डिपेंडेंट है तुम्हारा जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट उस पर, फॉर इट्स मार्केट विच किल्स द कम्पिटिटिवनेस एंड इंसेंटिव टू मॉडर्नाइज। अब इससे क्या आता है, देखो अब ठीक है मानते हैं, मगर इससे क्या होता है, कम्पिटिटिवनेस जो होना चाहिए, इंसेंटिव टू मॉडर्नाइज। तो भाई अब और पैकेजिंग करने के लिए और ना व्यवस्था होना चाहिए मार्केट का, वो किल कर देता है। क्योंकि अब ये कहना गलत बात होगा कि जूट ही सबसे बेस्ट पैकेजिंग मटेरियल है, ये बोलना गलत बात होगा। नंबर 1, तो इंटेंस कंपटीशन। अब देखो सिंथेटिक फाइबर से कंपटीशन होता ही होता है, जैसे इंडिगो को कंपटीशन दिया ना यूरोप ने, बाद में सिंथेटिक आके, तो ये बोला कि जो कंपटीशन जो सिंथेटिक फाइबर से मिलता है, हैंस टू प्रोटेक्ट जूट गवर्नमेंट हैज़ टू इंट्रोड्यूस सच अ मूव। इसलिए इस तरह का मूव लाना पड़ता है कि 90% आप वही करो और 20% शुगर के लिए यही दो, जूटी दो। तो इस तरह का मूव लेके आना पड़ता है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर हर समय कंपटीशन दे रहा है। मगर कंपटीशन एक्चुअली अच्छा चीज़ है, वह हम जूट को बचाने के लिए इस तरह का मूव ले आते हैं। तो दिस लेड टू द लेस इनोवेशन, इसलिए जूट प्रोडक्ट्स में लेस इनोवेशन होता है, उसका डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता है। बात समझे? एग्जाम्पल देखो, बांग्लादेश में जूट टेक्सटाइल्स आर मच इन वेग थैंक्स टू द गवर्नमेंट इनिशिएटिव। बोला कि जूट टेक्सटाइल इतना वो नहीं है, मतलब बहुत अच्छे से जूट टेक्सटाइल व्यापक है, कपड़ा उपड़ा में यूज़ होता है जूट का। तो थैंक्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ बांग्लादेश, शेख हसीना। हमारे भारत में उस लेवल का नहीं है। देखो लैक ऑफ मार्केट स्ट्रेटेजी। अब बताओ, भारत में मार्केट स्ट्रेटेजी कमी की वजह से हम लोग इंडियन जूट को उतना प्रमोट नहीं कर पाए एज एको फ्रेंडली, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल उतना नहीं कर पाए। ठीक है, अब ये हम करते थे यूएस और यूरोप में, हम बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट कर सकते थे कि देखो एको फ्रेंडली है जूट। हमारा ब्रांड नहीं गया उस लेवल पे, हमको ब्रांडिंग करना होता है, हम ब्रांड नहीं कर पाए। एक तो बहुत पॉलिटिकल टर्मोइल है वेस्ट एशिया में, इसकी वजह से भी हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया। वेस्ट एशिया ऑलवेज टर्मोइल होता है, वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट में कभी तेल घटा बढ़ा तो हर समय ऊपर नीचे है, कभी ईरान के ऊपर सैंक्शन लग गया तो हमारा एक्सपोर्ट बंद हो गया। तो इस तरह का बात बहुत सारा है। तो ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है या बहुत बड़ा इंटरनेशनल जो भी गिमिक रखे जाते हैं यहाँ पे, इसके वजह से भी हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा था जूट का, उसमें भी रुकावट आया है। इलीगल जो इंपोर्ट हो जाता है नेपाल से, बांग्लादेश से, इससे भी हमारा जूट इंडस्ट्री और ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये लोग सस्ता में दे देता है। देखो जूट क्या है, एक्चुअली प्योर फाइबर है। प्योर फाइबर का मतलब क्या है कोमल? प्योर फाइबर का मतलब, प्योर शब्द का मतलब है कि जितना रॉ मटेरियल है उतना ही फिनिश प्रोडक्ट है, दैट इज अ प्योर फाइबर है। यानी कि इंडस्ट्री कहीं पे भी हो जाएगा, जिसका तुम्हारा वेट जो लूज होता है, इसके लिए हम इंडस्ट्री दूर रखते हैं ना, कि फिर ले जाएंगे तो आखिर प्रोसेसिंग करने के बाद कम हो जाएगा, 1000 से 10 हो जाएगा या 100 हो जाएगा। तो मगर ये तो प्योर है, जितना है उतना ही रहेगा, इसलिए आप इंडस्ट्री कहीं पे भी लगवा सकते हो। इसका बात समझ में आया ना कि जूट क्या है? प्योर फाइबर है, इसलिए इंडस्ट्री कहीं पे भी लोकेटेड हो सकता है। रॉ मटेरियल सेंटर कहीं और है, मार्केट कहीं और है, इट्स ओके, इट्स फाइन। स्कैरसिटी ऑफ गुड क्वालिटी जूट प्रोडक्ट एज प्रोडक्टिव इन इंडिया इज लेस। और हम लोग पास इन्फीरियर क्वालिटी का है, क्योंकि हमारा जो मेन जूट प्रोड्यूसिंग था वो तो ईस्ट पाकिस्तान में चला गया, मार्केट कहीं भी कर सकते हो। तो ये सब समस्या है जूट इंडस्ट्री में, समझे? दैट्स इट इस मॉडल के लिए।